हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया सीख रहे होंगे। इससे पहले मैंने बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स जो कि 15 दिसंबर 2023 को हुआ था उसका 126 क्वेश्चन करवा दिया है। आगे मैं 127 से आज कंटिन्यू करूँगी। मैंने बीपीएससी टीआर फर्स्ट पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन और एस टेट का क्वेश्चन, केवीएस का क्वेश्चन, ये सारे अपने चैनल पे सॉल्व करा रखे हैं। बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनको भी पढ़ाया है, तो आप जाइए और मेरे चैनल केटी इकोनॉमिक्स पे देखिए। आप लोग वीडियो को देखिए और पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं ऑलरेडी एज अ पीजीटी इकोनॉमिक्स में काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जो आता है ना उस बेसिस पे आपको थोड़ा हेल्प करूँ, ठीक है। आगे आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। 127 इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज गिवन बाय। तो किसने दिया था इनोवेशन थ्योरी जो कि प्रॉफिट का है? तो ये दिया था सुम्पीटर ने, ठीक है। फैक्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। 128 है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रोस्टो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर। तो डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार कितने स्टेज हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के? तो ये हैं 5। इसमें आ जाता है आपको ट्रेडिशनल, प्री टेक ऑफ, टेक ऑफ, ड्राइव टू मेच्योरिटी, हाई मास कंजप्शन। ये 5 स्टेज इसके आते हैं। 129 द थ्योरी ऑफ बिग पुश इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज। ये पूछ रहा है कि बिग पुश की जो थ्योरी है वो किस आइडिया पे बेस है, ठीक है। तो बिग पुश की थ्योरी जो है वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे डिपेंड करती है, तो इसका हो जाएगा आपको सी आंसर। आगे कंटिन्यू करते हैं। 130 अकॉर्डिंग टू लुइस मॉडल द डुअल इकोनॉमी ग्रोज ओनली व्हेन। लुइस मॉडल के अनुसार जो डुअल इकोनॉमी है वो कब ग्रो करती है, इसमें ये पूछ रहा है, ठीक है। तो डुअल इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है आपको द मॉडर्न सेक्टर इंक्रीजेज इट्स आउटपुट शेयर रिलेटिव टू द ट्रेडिशनल सेक्टर, ठीक है, तभी ये ग्रो करती है। तो इसका हो जाएगा ए आंसर। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का लेवल काफ़ी हाई है। ऐसा नहीं है कि पीजीटी के लेवल का ये क्वेश्चन है। अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपके लिए सबसे इजी रहेगा इसको टैकल करना, ठीक है। तो आप नेट बेसिस पे पढ़ो और ये एग्ज़ाम आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। 131 है जिसमें आपको पूछा गया है कि vicious circle of poverty operates from which of the following aspects of the economy। तो यहाँ vicious circle of poverty के बारे में पूछा गया है कि ये डिमांड साइड से होता है या सप्लाई साइड से होता है या अंडर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो देखिए vicious circle of poverty जो होता है ना वो डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 131 का डी आंसर हो जाएगा इसका। 132 है। इन द सोलो ग्रोथ मॉडल एन इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन रेट लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम एट द न्यू स्टेडी स्टेट। ये सोलो ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो क्या होता है? तो इसमें जब डेप्रिसिएशन बढ़ता है ना तो क्या हो जाता है कि आउटपुट पर वर्कर जो है वो डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो इसका 132 का सी हो जाएगा। आपको अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आगे आपको अगर किसी तरह से हेल्प चाहिए मुझसे तो वो भी बताइए आप बेझिझक। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, बस यहाँ आंसर कर देती हूँ।
127 जिसमें पूछ रहा है कि लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा, तो शुम्पीटर के द्वारा, बी हो जाएगा। 130 है उसमें पूछा है कि लेविस मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आधुनिक क्षेत्र अपने उत्पादन का हिस्सा पारंपरिक क्षेत्र के सापेक्ष बढ़ाता है, तभी होता है ये। 128 है डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार कितना स्टेज है, तो 5 हो जाएगा इसका सी, 128 का सी। 129 है, ये बिग पुश थ्योरी के बारे में है कि बड़े धक्के का जो सिद्धांत होता है वो किस बेसिस पे है, तो ये 129 का हो जाएगा आपको सी, जिसमें कि वो पैमाने के बाह्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। और 131 हो जाएगा निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस पहलू से गरीबी का दुष्चक्र संचालित होता है, तो इसमें हो जाएगा कि मांग और पूर्ति दोनों से, तो यहाँ डी हो जाएगा 131 का। 132 सोलो विकास मॉडल में मूल्यह्रास दर में वृद्धि से यदि अन्य बातें समान हो नई स्थिर अवस्था में, तो क्या होगा, ठीक है, तो इसमें होगा कि प्रति कर्मचारी उत्पादन जो है ना वो कम हो जाएगा, तो 132 का सी हो जाएगा। अब आते हैं 133 पे। 133 है द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, तो एफडीआई में क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें होता है टेंजेबल गुड्स, बी हो जाएगा इसका आंसर। एफडीआई को भी अच्छे से आप पढ़िएगा, ये मतलब इकोनॉमिक्स के हर एक पार्ट से आपको क्वेश्चन आया, माइक्रो हो, मैक्रो हो, ग्रोथ डेवलपमेंट हो या इंडियन इकॉनमी हो, ठीक है। और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नहीं है, तो वहाँ अब ये नहीं कह सकते कि अगले एग्जाम में भी ना हो, क्योंकि आपने टीआर फर्स्ट देखा होगा जिसमें कि कंप्लीट जो क्वेश्चन थे उसमें से सबसे ज़्यादा माइक्रो से क्वेश्चन थे, फिर मैक्रो से थे कुछ, और स्टेट और इंडियन इकॉनमी से। वहाँ ग्रोथ से क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था, पब्लिक फाइनेंस से नहीं पूछा था, बट यहाँ तो पूछ लिया है ना, तो आपको पूरी तैयारी करनी होगी अच्छे से। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, तो यहाँ पूछा है कि जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया है कि इनोवेशन बढ़ेगा, बी में है कि पोल्यूशन डिक्रीज होगा, ठीक है, सी में है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, ई। 135 जिसमें कि पूछा है कि वो ऐसा एक प्लान हो जिसमें कि रूल हो स्टेप बाय स्टेप, वो किसको कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी, क्योंकि प्रोग्राम में भी होता है और स्ट्रैटेजी में भी होता है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ बजट नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो आपको देखा जाता है कितना एक्सपेंस होगा, कितना रिवेन्यू होगा उसके बारे में, इसीलिए। 136 व्हेन जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स, तो उसको कैसे जानेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 136 का हो जाएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। 137 द ग्राफ डेट एक्सप्रेस इनकम इनक्वालिटी हैज द, मतलब जो इनकम इनक्वालिटी को दर्शाता है उसमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसका हो जाएगा इन्वर्टेड यू शेप्ड, ए हो जाएगा 137 का। अब वो कौन सा शेप होता है, वो होता है ऐसा कुजनेट कर्व उसको कहते हैं। 138 द ओहलिन मॉडल अज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग एज आइडेंटिकल अमॉन्ग ऑल द ट्रेडिंग कंट्रीज, ठीक है, तो जो ओहलिन का जो मॉडल होता है वो क्या मानता है कि सारे कंट्री में जो है वो चीज़ सेम रहेगी, तो वो हो जाती है आपको टेक्नोलॉजी, जो हर जगह सेम माना जाता है, ये ऐसा अजम्पशन है। अब 133 का हो जाएगा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश समाहित करता है, ये कहाँ करता है, तो 133 का बी हो जाएगा। 134 का हो जाएगा बढ़ी हुई जनसंख्या के लाभ संभावित क्या है, तो इसका आंसर 134 का ई हो जाएगा। 135 में पूछा गया है कि जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम हो तो उसको क्या कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा डी, कार्यक्रम और रणनीति दोनों इसमें आ जाएंगे। और 136
जब एक विशेष प्रकार के ग्राहक के आधार पर नौकरियों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विभागीकरण। सी। आय असमानता में तो उल्टा यू आकार का ये शेप हो जाएगा जिसको कूजनेट कर्व कहते हैं। 138 हो जाएगा कि ओहलिन मॉडल मानता है कि निम्नलिखित में से डैश सभी व्यापारिक देशों के बीच समानता है। तो ये मानता है कि यानी कि प्रौद्योगिकी जो है वो हर जगह समान होता है। अब है 139 जिसमें कि कह रहा है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ डबल टैक्सेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी ओवरकम बाई। तो कैसे इसको ओवरकम करेंगे? तो ये बायलैटरल एग्रीमेंट के द्वारा। 139 का आपको बी हो जाएगा। 140 इसमें पूछ रहा है कि WTO कब आया था इफेक्ट में? तो ये 1 जनवरी 1995 को आया था। 1 जनवरी 1995। ये सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं जिनको कि आपको टिप्स पर याद होने चाहिए ये सारे। 141 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर इंडिया टू बी डेवलपिंग कंट्री। क्या रीजन है कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि विकसित नहीं है, अभी विकासशील है? तो ये है कि मोस्ट पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ये सही है। स्कार्स कैपिटल है, बी भी सही है। सी लो पर कैपिटा इनकम है, तो तीनों ही सही है। तो इसका हो जाएगा 141 का डी। अब देखते हैं 142 ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? तो ये तो पता ही होगा आप सबको कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे, ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चन हार्ड ही हैं। ठीक है। 143 है, इसमें पूछ रहा है कि द फर्स्ट ईबर इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? तो ये आई थी 1948 में, दूसरी आई थी 1956 में। 1948 और 1956। 144 है जिसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। कौन सा इसमें से है जो कि माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है? तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 144 का सी। हिंदी वालों के लिए 139 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोहरे कराधान की समस्या को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? तो द्विपक्षीय समझौते के द्वारा, बी हो जाएगा। 140 विश्व व्यापार संगठन कब आया? तो बी 1 जनवरी 1995 को। 141 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकासशील देश होने के कारण है? तो ये हो जाएगा कि अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, पूंजी नहीं है, बहुत कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है। तो इसका डी हो जाएगा 141 का। 142 हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है बी उच्च उपज विविधता कार्यक्रम। 143 भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1948 में किया गया था। 144 निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है? तो ये है सी स्वयं सहायता समूह। अब लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं इकोनॉमिक्स के। 145 है द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में किस बेसिस पे ये डिफाइन होते हैं? तो ये ऑनरशिप के बेसिस पे डिफाइंड होते हैं। तो 145 का ए हो जाएगा। सॉरी, एक 146 इसमें पूछ रहा है कि पॉवर्टी को ख़त्म करने का क्या इफ़ेक्टिव मेजर है। ठीक है, तो 146 का हो जाएगा डी, बिकॉज इसमें इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन को कम करना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम को जो छोटे आय वाले लोग हैं, बड़े आय वाले लोग हैं, तो उनके बीच के गैप को कम करना। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो भी बढ़ेगा, इनक्रेज होगा, तो इकॉनमी को फ़ायदा होगा। तो इसका 146 जो है वो डी हो जाएगा। 147
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सजेस्टेड पोवर्टी लाइन अप ₹75 पर कैपिटा पर ईयर। तो ये बताया था आपको द बॉम्बे प्लान, जो कि 1944 में आया था। ठीक है, फैक्ट से भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बस याद करने होंगे, इसका दूसरा कुछ तो है नहीं कि समझ के बनाओगे। 148 इसमें पूछ रहा है कि विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर यूज टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर डाटा सेट्स। तो इसमें पूछ रहा है कि टू के बारे में पूछ रहा है या मोर डाटा के बारे में पूछ रहा है। तो जब भी टू या मोर डाटा होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। एक सौ उनचास द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज ऑल्सो रिफर टू एज द स्लोप। रिग्रेशन लाइन का जो स्लोप है वो y ऑन x होगा, तो इसका b हो जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ cos x इज मिनिमम। तो मिनिमम पूछ रहा है तो -1 यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए 145 क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकरण, मतलब निजी और सार्वजनिक किस बेसिस पे किया जाता है, तो वो किया जाता है उद्यमों के स्वामित्व एक के अनुसार। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का प्रभावी उपाय क्या है, तो 146 का आपको हो जाएगा डी, इसमें से सभी हैं। ठीक है, निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तब भी होगा, इस स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कम होगा तब भी, और आय का वितरण जो है वो समान होगा तब भी होगा। 147 है कि निम्नलिखित में से किसने ₹75 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया था, तो ये दिया था बॉम्बे प्लान 1944, बी हो जाएगा। 150 में पूछा है कि x का मूल्य क्या होगा जिसके लिए cos x का मान न्यूनतम होगा, तो इसका c -1 हो जाएगा। 148 दो या दो से अधिक डेटा सेटों के वितरण की तुलना करने के लिए फैलाव के कौन से माप का उपयोग किया जाएगा, तो इसमें डी हो जाएगा 148। 149 है कि y का x पर प्रतिगमन रेखा ढलान को और किस नाम से जाना जाता है, तो y का x पर प्रतिगमन गुणांक यानी कि 149 का जो है वो बी हो जाएगा। थैंक यू, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज मैंने ये बीपीएससी का कंप्लीट करवा दिया है और आगे मैं इसको प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया है अपने चैनल केटी इकोनॉमिक्स पे, तो इसको भी मैं वहाँ ऐड कर दूँगी। और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू।